नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैंने आपको जीएस 4 के पेपर के बारे में डिस्कस कर रखा है। इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं, बुक्स नहीं, स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस की है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। स्ट्रैटेजी आपको किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप इस स्ट्रैटेजी वाले पार्ट को तो बिल्कुल ही मिस मत करिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस के साथ। सबसे मैंने इस सिलेबस को पार्ट में डिवाइड कर रखा है लॉजिकली, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहला है आपको एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ब्रॉडली। आपको जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जितना आप हो सकता है तैयारी के दौरान, उतने सारे मॉरल प्रिंसिपल्स आप कलेक्ट करके उसको समझ लें। ठीक है। अब ये मॉरल प्रिंसिपल्स आपके कहीं से भी आ सकते हैं, फैमिली से आ सकते हैं, सोसाइटी से आ सकते हैं, सोसाइटल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। रिफॉर्मर से आ सकते हैं। ठीक है। रिफॉर्मर्स जैसे अ, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सारे रिफॉर्मर्स हो गए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से आ सकते हैं, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई अच्छा काम कर रखा है तो। ठीक है। उनसे आ सकते हैं। और आपके माइथोलॉजी से भी आ सकते हैं, जैसे गीता, रामायण, इन सारी जगहों से। तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, आप एक कंपेंडियम इसका बना सकते हैं कि क्या क्या मॉरल प्रिंसिपल हो सकते हैं। वॉट देयर शुड बी गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो वो गुड वेज क्या हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दोस गुड लिविंग। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, तो इसी के अंदर आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में जो है आपसे एज सच बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता। अगर क्वेश्चन भी आता है तो कोट्स के फॉर्म में आता है, वो आपको बता देंगे कि ये कोट है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है। मैं अभी आपको पिछले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये एक था, ये सेकंड पार्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड वे वी बिहेव, वे वी थिंक, हमारे जो प्रीजुडिसेस होते हैं वो एटीट्यूड में आता है। ठीक है। हमारे काम करने का तरीका, ये सारी चीजें एटीट्यूड है। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि एटीट्यूड क्या चीज होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, क्या एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, अगर एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के थ्रू हम कर सकते हैं एटीट्यूड चेंज, लेकिन हम ये करेंगे कैसे। ठीक है। इसी तरीके से कई सारे एटीट्यूड होते हैं, मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है। तो ये एटीट्यूड के बारे में है सेकंड। थर्ड है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली ये होता है कि आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप इमोशनल नहीं है तो क्या होगा, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ फार्मर्स आपके पास आके एजिटेशन कर रहे हैं और आप डीएम हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि फालतू में एजिटेशन कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप फोर्स यूज करेंगे। फोर्स यूज करेंगे तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। आपको ये समझना होगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा और फार्मर्स के इमोशंस को भी समझना होगा, उसी हिसाब से स्टेप लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज इसमें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्टिट, अब ये जो जितना पार्ट है, वो ये सारा पार्ट जो है ये पब्लिक सर्विस के बारे में, आईएएस आईपीएस, ये सारी चीजें। ठीक है। तो उसमें क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए, मैं अभी फिर से आपको बता देता हूं। पहले वाले में ये मॉरल प्रिंसिपल्स की बात थी, मतलब ये किसी भी इंसान पे लागू हो सकता है। मैं आईएएस नहीं हूं, मेरे पर भी लागू हो सकता है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों पे भी लागू हो सकता है। ठीक है। तो एटीट्यूड आप लोग पे लागू हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी लागू हो सकता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पब्लिक सर्विस को डिनोटेड है, डिवोटेड है। पब्लिक सर्विस में क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये सारी जो वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज की। ठीक है। इसी तरीके से एथिकल प्रॉब्लम्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ठीक है। इसमें जो दो पार्ट जो मैंने ये ब्लैक में कर रखा है बोल्ड में, ये आपका जो है ये पब्लिक सर्विस से हट के है। बस ये पब्लिक सर्विस से हट करके है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसमें क्या है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी एथिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ठीक है। और एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, जैसे हमारा यूएस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। यूएस ने क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट टॉक से अपने आप को अलग कर लिया था।
तो ये क्या एथिकल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, करप्शन, ये सारे जो डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं ये भी आपको कवर करने हैं। मैं आपको बताऊंगा बुक्स वगैरह, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, तो ये केस स्टडी आ जाती है इस पे। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि पेपर कैसा आया था, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। पहले बुक्स देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है ये फर्स्ट वाली, ठीक है। इसमें आपका काफी कुछ 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक रिपोर्ट है ARC 2 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैंने आपको ये वाला सेक्शन दिखाया था, ये सिलेबस का ये वाला सेक्शन जो था, ये काफी अच्छा यहाँ पर कवरेज दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आप जरूर पढ़ें। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। इसमें बेसिकली आपको रिकमेंडेशन पढ़नी है। बहुत काफी इसमें 100 पेज की किताब है ये, तो इतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रिकमेंडेशंस पढ़नी है ARC ने क्या कहा। अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं समझ में आ रही तो आप पीछे जाके समझेंगे। देन विजन IAS वैल्यू एडेड मटेरियल केस स्टडी के लिए, तो ये केस स्टडी के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर के लिए आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि आप जितना भी प्रिपरेशन कर लें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने गांधी जी विवेकानंद को कवर कर लिया तो हो सकता है ज्योतिभाई फूले के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये कवर करना काफी मुश्किल है। इसलिए जो भी आपको कोचिंग मटेरियल लगे, समझ में आता हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता है तो आप GS सुब्बा राव की बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा ये, क्योंकि इतना आपको एथिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें थिंकिंग मोड ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, CCS रूल्स, सिटीजन चार्टर, RTI और कंपनीज एक्ट जरूर देखें, ठीक है। तो अगर इस पे से स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी हो जाता है आंसर करना उसे, क्योंकि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका, आप इंटरनेट सर्चिंग खूब करें। इंटरनेट सर्चिंग से ही आपका काम चलेगा। सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ योजना विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है, ओनली सिलेक्टिव रीडिंग। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आपको बुक्स भी समझ में आ जाएगा और सिलेबस भी समझ में आ जाएगा। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है और सेक्शन B अप्लाइड होता है। अप्लाइड मतलब केस स्टडी, ठीक है दोस्तों। अब सेक्शन A का मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। वैसे सेक्शन A में अप्रोक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ 5-6 क्वेश्चन कर रखे हैं, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। तो पहला आप देखिए, रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। तो ये क्या है? ये अप्लाइड है, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं मॉरल थिंकर्स के और सारी चीजें, उसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अप्लाइड पार्ट है। what do each of the following quotations mean to you? तो दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कोटेशन पूछ लेते हैं और आपसे पूछते हैं इसको एक्सप्लेन करो और आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये कोटेशन जो है सोक्रेट्स की है, ठीक है। किसी की भी हो, आपको इससे जानने की जरूरत नहीं है, आपको कोटेशन को समझना है और उसको आंसर करना है। तीसरा आप देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा है बुद्धा के बारे में। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। पहले तो ये अप्लाइड भी हो गया और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि आपको बुद्धा की टीचिंग्स बतानी पड़ेंगी और आज के दिन में उसकी क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न, डिस्कस। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अप्लाइड हो गया, कोटेशन बेस्ड हो गया, अप्लाइड और डायरेक्ट क्वेश्चन मिक्स हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। और ये पांचवा जो क्वेश्चन है आप देखिए, द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज स्टिल अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो ये जो है बिल्कुल ही ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, जो आप सिलेबस पूरा भी पढ़ लेंगे ना तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ये आपका कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको अप्लाई करना है। कैसे? जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं उन सारी चीजों को अप्लाई करना है। आगे चलते हैं, सेक्शन B। ये पूरा जो सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B ऑलमोस्ट 50-50 होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। वैसे सेक्शन A कम होता है थोड़ा, सेक्शन B का वेटेज ज्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50 होता है। इसमें आप देखिए कि एक केस स्टडी आपको दे दी कि आप चेयरमैन हैं भारत मिसाइल्स के और ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आपको एक केस बना के दे दिया।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा, एज एन आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्विंग आर्म्स ट्रेड। तो आपको ये केस स्टडी पढ़ के ये बताना है कि क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये केस स्टडी कैसे आपको दिखती है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप देखिए, ये दूसरी टाइप की केस स्टडी है। इसमें क्या फर्क पड़ रहा, इसमें क्या फर्क है, इसमें आपसे एथिकल इश्यूज तो पूछे ही हैं, जैसे पीछे वाले में हम देखें तो एथिकल इश्यूज पूछे थे। इसमें एथिकल इश्यूज तो पूछे ही हैं। इसमें व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इन दिस सिचुएशन, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन योर सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपके पास 4-5 ऑप्शन हमेशा रहेंगे। अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे, आपके पास 4-5 एक्शन रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है, वो आपको काफी सपोर्ट करता है, एग्जाम में आपके पास चीटिंग करने का चांस है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। आप चीटिंग करेंगे या आप चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, या आप चीटिंग करवाएंगे। ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गए। या आप अपने इन्वेटर को बुला करके बता देंगे कि सर ये मेरा फ्रेंड है, तो आप इसको दूर बिठा दीजिए, अदरवाइज इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कई कोर्सेज ऑफ एक्शन है, आप कौन सा लेंगे, ये पूछा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी, इसको आप प्लीज मिस मत करिएगा। स्ट्रैटेजी फॉर केस स्टडी क्वेश्चन, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब भी केस स्टडी आती है, सबसे पहले आप क्या करें, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है वो। ठीक है, दूसरा आप वहां पर अपने आप को रखिए, फील एज इफ यू आर इन दैट एग्जैक्ट सिचुएशन। अगर आपने ये काम कर लिया तो ये समझ लीजिए आपके 20% मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आपने अपने आप को वहां रख के देखा। ठीक है, आंसर अब आपको कैसे लिखना है, आंसर शुड हैव दीज कंपोनेंट नेसेसरली, व्हाट यू इंटेंड टू डू फाइनली। जब आपने केस स्टडी पढ़ ली, आपने एक एक्शन डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एक्शन लेना है, वो क्या एक्शन है। गिव जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट यू इंटेंड और फील राइट टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना जस्टिफिकेशन के कोई भी एक्शन का कोई मतलब नहीं होता, एटलीस्ट देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको जस्टिफिकेशन देना हो। फिर तीसरा आपको क्या करना है कि अगर आपने एक्शन लेना है तो उसके लिए कोई पाथ होगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना है कि जब आप उस चूजन पाथ पे चल रहे हैं तो व्हाट पैरेलल प्रॉब्लम्स, व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू विल फेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं किसी क्रिमिनल पे। ठीक है, आप आईपीएस हैं और किसी क्रिमिनल पे आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो पैरेलल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। उसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लिंक्स हों। ठीक है, ही मस्ट बी वेरी पावरफुल, लोग उससे बहुत डरते हो तो उसके अगेंस्ट कोई गवाही नहीं देगा। तो ये पैरेलल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है कि क्या पैरेलल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अ वेरी प्रैक्टिकल डिटेल्ड अप्रोच टू रीच द डेस्टिनेशन। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बतानी है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं तो उसको जेल में बंद कर दूंगा। ठीक है, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, दीज थिंग्स आर रॉन्ग। ठीक है, आप नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बतानी है। यू विल ट्राई टू फाइंड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम एंड देन विल ट्राई टू गेट सम अरेस्ट वारंट फ्रॉम द कोर्ट। इस तरह का कोई प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दिखाना होगा। ठीक है, और जस्टिफिकेशन उसका फिर से देना होगा। ये जस्टिफिकेशन आपको कहां से मिलता है, मॉरल प्रिंसिपल्स, जो आपने फर्स्ट थ्योरी में, जो मैंने आपको सिलेबस का फर्स्ट पार्ट पर बताया था, मॉरल प्रिंसिपल्स, लॉ, साइकोलॉजी, यहां से आपको ये जस्टिफिकेशंस या प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ठीक है, आंसर आपका कैसे भी स्टार्ट हो सकता है। आप स्टेक होल्डर्स को डिस्कस कर सकते हैं, इश्यूज एट हैंड को डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इश्यूज हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं तो क्या इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या लेंगे एक्शन, और चौथा जस्टिफिकेशन से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आप जस्टिफिकेशन पहले दें, कोर्स ऑफ एक्शन बाद में दें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेकिंग स्टैंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो ये आप मान के चलिएगा कि एग्जामिनर के मन में आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। आपको स्टैंड तो लेना है, ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से लेना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नॉन केस स्टडी को हैंडल करने के लिए। नॉन केस स्टडी मतलब सेक्शन ए। सेक्शन ए थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको ना सीधा सीधा क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको इमेजिनेशन में इमेजिन करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए पार्ट ए जो है थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार उसको पढ़ें, सेवरल रीडिंग्स। ठीक है, कई बार पढ़ें और कई बार सोचें, समझें उसको।
हिंदी वर्जन का भी आप यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश में ना, जैसे मेरे संग ही था कि एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जब मैंने हिंदी में पढ़ा तो मुझे एक दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो हिंदी वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब ये आप पढ़ लें, समझ लें, तो उसके बाद कीवर्ड्स को आप कैच होल्ड ऑफ द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स उसमें से फाइंड आउट कर लें क्या क्या कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो मान लीजिए इंटेग्रिटी है उसमें कीवर्ड, तो यू कैच होल्ड ऑफ दिस इंटेग्रिटी वर्ड। ठीक है, और वो सारी चीजें जो आपके उसके बारे में जानते हैं उसको जॉट डाउन कर लें, लिख लें कहीं पर, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यू नीड टू मेंशन दीज इन दी आंसर्स, इन सबको आपको आंसर्स में मेंशन करना होगा। लेकिन मेजर पार्ट जो आंसर का होगा वो स्पेसिफिक थिंग होगा जो कि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो आप उसमें डालेंगे ही, लेकिन साथ में जो मेन पूछा गया है वो आप उसको मेंशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑल्सो मैंडेटरीली इंक्लूड एनी एग्जाम्पल। आप जब भी कोई क्वेश्चन करें उसमें एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करें। अब एग्जाम्पल आपको तीन तरीके से आता है। ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मतलब आप डे टू डे देखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं सड़क पे और वहां पर आपने देखा कि नोट गिरा हुआ है, किसी ने उठा लिया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशनल हो गया। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जैसे आपने पढ़ा भाई 2G स्कैम या कोई और स्कैम, इस टाइप का न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जैसे फॉर एग्जांपल कि अ, अगर मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, और मुझे चीटिंग करने का मौका मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। दिस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। तो ये तीन तरीके से आप एग्जाम्पल को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल स्ट्रैटेजी। जनरल स्ट्रैटेजी सबसे पहले क्या, आंसर शुड हैव अ पर्सनल फ्लेवर। आप इसमें रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और करने की कोशिश भी मत करिएगा। डू नॉट यूज टेक्निकल डेफिनेशंस, रटी रटाई डेफिनेशन बिल्कुल मत यूज करिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन लिमिटेड क्वांटिटी द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड, जैसे फैक्ट्स, फिगर्स, टेक्निकल वर्ड्स फ्रॉम द जीएस अदर पेपर। तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप नमक की तरह इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन खाना इसको मत बनाइएगा इसका। होलिस्टिक डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल एंगल्स, जैसे आप ऐसे में करते हैं वैसे ही इसमें भी डिस्कस करने का इंपॉर्टेंट है। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, जैसे आप और जीएस के पेपर में करते हैं यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ कोशिश करिएगा पॉइंट्स में ना लिखें, पैराग्राफ्स में। ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं होता है तो पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। ये जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, चार चीजें, ये मैंने खुद भी एक अटेम्प्ट में गलती की थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये गलतियां आप मत करिएगा। रिस्पेक्ट वर्ड लिमिट इन ऑल केसेस, अगर आपने वर्ड लिमिट को नहीं रिस्पेक्ट किया तो ये अनएथिकल होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, टेकिंग ए स्टैंड इज नेसेसरी। ठीक है, आलबीट आफ्टर डिस्कसिंग फ्रॉम होलिस्टिक परस्पेक्टिव, मतलब स्टैंड जरूर लीजिएगा एंड में डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ थिंकिंग अक्रॉस क्वेश्चंस इज नेसेसरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक क्वेश्चन में मॉरल प्रिंसिपल्स को वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में घुमा करके किसी एग्जामिनर ने कुछ पूछा, आप वहां पर जो है लॉ को इंपॉर्टेंट मानते हैं, मॉरल प्रिंसिपल से ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, एक जगह आप मॉरल प्रिंसिपल्स को मान रहे हैं, एक जगह आप लॉ को मान रहे हैं, लीगल वैल्यूज को मान रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टैंड है वो अक्रॉस द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहे। डू नॉट टेक द नेम ऑफ पर्संस और पॉलिटिशियंस इन आंसर्स। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपेयर ऑल द कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट मेंशन्ड इन द सिलेबस। सिलेबस में आपके इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, ये सारे वर्ड्स मेंशन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन रटनी नहीं है लेकिन प्रिपेयर करनी है, समझनी है उसको। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कॉन्सेप्ट जो सेम से लगते हैं, जैसे लॉ और रूल्स, लॉ और रूल्स जो है ना थोड़ा सेम सा लग रहा है काफी कुछ, इसमें क्या स्मॉल डिफरेंस होता है ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रिपेयर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। आप 2013 से स्टार्ट करिए 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप उसके नोट्स बना लीजिए, आप ये और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अल्बीट इन अदर फॉर्म, कोई और हो सकता है, कोई और फॉर्म में हो, लेकिन क्वेश्चंस वही आएंगे। ठीक है, प्रिपेयर फ्रेश एग्जाम्पल्स ऑन ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। आप पहले से एग्जाम में जाकर के आप सोचना मत शुरू करिए एग्जाम्पल्स को, आप पहले से एग्जाम्पल्स सेट रखिए कि इंटीग्रिटी पे आया तो क्वेश्चन तो मैं ये दे दूंगा, प्रोबेटी पे आया तो ये दे दूंगा। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको मान लीजिए समझना है, ये कीवर्ड है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट प्रॉब्लम्स एंड डेंजर्स इट पोजेस, एग्जाम्पल ऑफ इट,
एंड प्रैक्टिकल एकेडमिक सोल्यूशन फॉर इट। देखिए प्रैक्टिकल भी और एकेडमिक भी, दोनों चीजें। केस स्टडी में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, बाकी जो सेक्शन ए है उसमें आप प्रैक्टिकल और एकेडमिक दोनों सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये था स्ट्रैटेजी के बारे में। आई एम थैंकिंग यू वेरी मच। और मेरा लास्ट एडवाइस ये है कि आप एथिक्स को ये ना समझें कि हमें प्रिपेयर नहीं करना है। आप एथिक्स को जितना ज्यादा प्रिपेयर करके जाएंगे आपका टाइम वहां बचेगा, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एथिक्स इज द ओनली पेपर विच इज द लॉन्गेस्ट पेपर। आपको लगेगा छोटा पेपर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा लंबा पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।